हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए मध्यकालीन भारत की अगली श्रृंखला में हम आज शुरू कर रहे हैं खिलजी वंश। इससे पहले हमने दास वंश या मामलुक वंश को पढ़ा था। देखिए उसमें हमने बताया था कि केवल उसमें तीन को क्या थे शासक थे जो दास वंश थे, इसलिए उसको मामलुक वंश और क्या कहते हैं उसे दास वंश नहीं कहा जा सकता, लेकिन दास वंश या मामलुक वंश कहते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकार। लेकिन आज उसी कड़ी में अब आगे शुरू कर रहे हैं आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश में देखिए उसका खिलजी वंश में जो दास वंश जो था उसका जो अंतिम शासक था क्यूमर्स की हत्या करके क्या कहते हैं क्यूमर्स की हत्या करके जो जलालुद्दीन खिलजी था वो शासक बनता है अगला, और वो स्थापना करता है किसकी? खिलजी वंश की। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था जो क्यूमर्स की हत्या करके शासक बना था, और ये दिल्ली सल्तनत में सबसे उम्रदाज शासक था। इसकी शासक बनने के समय उम्र 70 वर्ष थी। ठीक है, 70 वर्ष थी, और दिल्ली सल्तनत में सबसे उम्र का शासक था। शासक बनने वाला सबसे उम्रदाज व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि उसने क्या किया था 1296 ईस्वी में क्या कहते हैं अपना राज्य अभिषेक किलोखरी जो दिल्ली के आसपास है उस महल में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। देखिए चूंकि ये उम्र के उस पड़ाव पर था, 70 वर्ष की उम्र में इसने गद्दी प्राप्त की थी, इस कारण वह उस समय पर अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता था, इसलिए अपना शासन इसने अपने से नीचे लोगों के द्वारा चलाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। इसका जो एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी को इसने बचपन से पाला था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो एक वह सेनापति बहुत अच्छा सेनापति बनकर उभरा, और उसने क्या किया था अपने भतीजे को अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के अभियान पर भेजा। देखिए जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो उत्तर भारत में पूर्ण रूप से फैल चुका था, स्थापित हो चुका था, लेकिन दक्षिण भारत में उसने बढ़ाने के लिए उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के अभियान पर भेजा था। देखिए दक्षिण में उस वक्त यादव वंश का शासन था, और रामचंद्र देव उस समय वहाँ पर शासन कर रहे थे। तो इसने क्या किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इनके विरुद्ध दक्षिण का अभियान किया था। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने अपना क्षेत्र उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रयास किया था। तो क्या करते हैं, इसने रामचंद्र देव के खिलाफ एक अभियान किया था। उस अभियान में इसको जीत प्राप्त होती है, और यहाँ से इसको बहुत सारी धन संपदा प्राप्त होती है। आप सुनिएगा, धन संपदा जब उसको वहाँ से प्राप्त हो जाती है तो उसने उस धन संपदा को पूर्ण रूपेण तरीके से जलालुद्दीन को नहीं बताया। जलालुद्दीन को जब नहीं बताया और उसने उस संपत्ति को दबा लिया। दबाने के बाद उसने सोचा कि ये मेरे चाचा जो हैं, जो 70 वर्षीय हैं, इनको मुझे खुद शासक बनना चाहिए। अब ये शासन के योग्य नहीं है। ठीक है, देखिए तो इसने क्या किया था कि लौटते वक्त क्या कहते हैं इसकी हत्या करवा देता है। इसकी जब हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद खुद शासक बन जाता है, धोखे से इसकी हत्या करवा देती है। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद तथा भतीजा भी था। देखिए प्रारंभ में जो क्या नाम है अलाउद्दीन था, उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि उस व्यवहार से प्रभावित होकर के उसने क्या कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। ठीक है, और दक्षिण अभियान राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध धन संपदा उससे जीतने के बाद और धन लूटने के बाद वहाँ से जब लौटता है तो उसके मन में ख्याल आता है, सोचता है कि ये मेरे चाचा हैं, ये शासन योग्य नहीं, शासक बनने के योग्य नहीं है, अब मुझे शासक बन जाना चाहिए। तो क्या करता है, उसकी धोखे से हत्या कर देता है और उसके बाद शासन सत्ता स्थापित कर लेता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है इस वंश का वो यही है। ठीक है, और इस अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, अलाउद्दीन
खिलजी है। दूसरी बात मैं करता हूँ, 1296 ईस्वी में इसने हत्या की थी किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है उसके बाद खुद शासक बन जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन का शासन जो रहा था 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, इसने 20 साल तक शासन किया था और 20 साल के शासन में ऐसे काम किए थे कि सबसे इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने बाजार व्यवस्था और क्या कहते हैं कई चीज़ों में ऐसे परिवर्तन, सैनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया, उसके बारे में क्वेश्चन बहुत किए जाते हैं। देखिए हम बताते हैं आगे आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा तथा दामाद था। मैंने बताया आपको प्रारंभ में इसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उस व्यवहार से प्रभावित होकर के क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का विवाह जलालुद्दीन खिलजी से बेटी के साथ हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं और अलाउद्दीन, देखिए एक चीज़ और पूछी जाती है, अलाउद्दीन का जो बचपन का नाम था, बचपन में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके पिता का नाम गयासुद्दीन खिलजी था, सियाबुद्दीन खिलजी था। तो इसके पिता की बचपन में जब मृत्यु हो जाती है तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसको पाला था। इसी कारण बस यह क्या कहते हैं एक मजबूत सेनापति बनकर उभरा था। और मैंने बताया आपको इसने रामचंद्र के विरुद्ध दक्षिण का अभियान किया था जलालुद्दीन के कहने पर, ठीक है। और लौटते वक्त वहाँ से धन संपदा जब लूट कर आया तो उसने क्या किया, जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद खुद शासक बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसप था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या है, अली या गुरसप, ठीक है, बचपन का था। इसके पिता का नाम सियाबुद्दीन खिलजी में पहले ही बता चुका हूँ। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोहिनूर हीरा का जो वर्णन मिलता है सबसे पहले इसी के शासनकाल में मिलता है, ठीक है, इसी के शासनकाल में मिलता है। फिर बाद में इधर उधर जाता रहता है, तो वो बात की बातें वो बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में जाके क्यों नादिर साहब ने भी लूटा, नादिर साहब वहाँ से फिर वापस आया और क्या कहते हैं राजा दलीप से अंग्रेज़ों के पास पहुँच जाता है, ठीक है। उसके बाद आज भी वो उन्हीं के पास है, ठीक है। तो देखिएगा उसके बाद चलते हैं, इसने दिया राजत्व का सिद्धांत। देखिए एक बात बता दूं, इसने राजत्व के सिद्धांत को माना। राजत्व के सिद्धांत का मतलब ये था कि पहले जो जितने भी पुराने शासक, जो भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए थे, जितने भी मुस्लिम शासक हुए थे, वो क्या करते थे, खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेते थे, ठीक है, सुल्तान की उपाधि। आप जैसे कि आपने बलबन को पिछले उसमें पढ़ा था कि क्या कहते हैं उसने भी उपाधि ली थी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने किसी भी खलीफा से कोई उपाधि नहीं ली थी। क्या किया था, कोई भी उपाधि नहीं दी थी। उसने कहा मैं सिर्फ राजा हूँ और जो राज्य के उचित में होगा, राज्य के लिए उचित होगा, मैं वही करूँगा, ठीक है। उसने इस्लाम धर्म से हटकर राज्य किया था, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने इस्लाम के अनुसार शासन नहीं किया था, ठीक है। उसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, ठीक। उसके बाद उसने क्या कहते हैं निरंकुशता का शासक, देखिए निरंकुशता से शासन किया था। मैंने आपको बताया अभी बलबन के बारे में बात की थी। देखिए बलबन क्या था, बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। उसने ये कहा था कि हमको ईश्वर ने क्या किया था, राजा बनाकर भेजा है, तो हम वही करेंगे जो हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि इसने भी वही किया था। निरंकुशता का शासन, राजत्व का सिद्धांत ये कहता है कि जो शासन के लिए उचित हो, राजा के लिए उचित हो, वही होना चाहिए, चाहे उसमें जनता मार जाए या बचे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या कहता, इसने राजत्व का सिद्धांत माना था, समझ में आया। उसके बाद अलाउद्दीन के समय में देखिए क्योंकि ये अपने चाचा की हत्या करके राजा बना था, तो इसके समय में भी विद्रोह हुए थे और शासक जो दरबारी अमीर थे वो नाराज़ रहते थे क्योंकि उसने हत्या करके राजा बना था। दूसरी बात, इसके समय में 4 विद्रोह हुए थे और उसने सभी विद्रोहों को दबा दिया। सैनिक शक्ति के बल पर इसने सारे विद्रोहों को दबा दिया, क्लियर। दूसरी बात देखिए, इसने सिद्धांत दिए थे, अध्यादेश जारी किए थे
इसने कहा देखिए, इसने जो विद्रोह इसके समय में हुए थे, इसने चारों विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन इसने सोचा, इसने दिमाग लगाया अपना कि अगर इनको आगे ना होने दिया जाए उसके लिए उसने अध्यादेश जारी किए थे। क्या किया था, पहले क्या किया था, देखिए मैं बताता आपको, पिछले शासकों में देखा होगा कि भूमि दान दी जा रही है, भूमि दान दी जा रही है, और दान देने के बाद में देखिए और उपहार में भी दी जा रही है, वेतन के रूप में ज़मीन दी जाती थी और उनको मतलब वापस नहीं लिया जाता था, ठीक है। लेकिन क्या किया था, और उसने क्या किया, जो दान दी हुई ज़मीन, उपहार में दी गई ज़मीन और वेतन के रूप में जो दी गई ज़मीन को उसने क्या किया था, खालसा संपत्ति या खालसा ज़मीन में बदल दिया, यानी सरकारी भूमि में बदल दिया, ठीक है। उनसे ज़मीन को छीन लिया। उसने सोचा कि जिनको जो ज़मीन दान दी जाती है यही अमीर होते और यही राजा के खिलाफ क्या कहते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं और राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो इसलिए उसने उनके पास न जमीन रहेगी और ना ही ये विद्रोह कर पाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद इसने क्या किया था, अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। क्या कहते हैं, देखिए अच्छे गुप्तचर विभाग की, यानी गुप्तचर विभाग की स्थापना इसलिए की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति योजना बनाता है तो उसके बारे में राजा को पहले ही पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो वो विद्रोह नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया। देखिए स्थापना की थी, विभाग की स्थापना की थी। और एक और चीज़ इसने क्या किया था, देखिए जो अमीर हुआ करते थे, राज दरबारी अमीर हुआ करते थे, जैसे कि शराब, जुआ, भांग, इसने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसके दिमाग ने ये सोचा उसने कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं और भांग जुआ मतलब जुआ खेलते हैं तो वहाँ पर एक योजनाएं बना लेते हैं। जब ये योजना बना लेते हैं तो राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो उसने कहा था शराब, जुआ और भांग जैसी प्रथाओं पर उसने हमेशा अपने क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया, ताकि वो विद्रोह को जन्म न दे पाए, ठीक है। उसके बाद उसने जो अमीर होते थे, जो दरबारी होते थे, उन्होंने कहा सरदारों में दावतों विवाह संबंधों पर प्रतिबंध। उसने कहा कोई भी अमीर आपस में विवाह नहीं करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि उसने सोचा कि जब अमीर इकट्ठे होंगे तो उसके खिलाफ विद्रोह की योजना बनाएंगे। तो उस योजना से बचाने के लिए उसने क्या किया कि दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया, और जब प्रतिबंध लगा दिया तो वो आपस में नहीं इकट्ठे हो पाएंगे और ना ही वो विद्रोह की योजना बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब उसके दिमाग में ये भी था कि हिंदू भी उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, वो भी अपनी योजना बना सकते हैं। उसने क्या किया, हिंदुओं पर इतने टैक्स ला दिए कि और उनको इतना गरीब बना दिया, निर्धन बना दिया कि वो उसके खिलाफ विद्रोह की सोच भी नहीं सकते थे। तो उसने क्या किया, हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अब बात करते हैं राजस्व व्यवस्था, कर व्यवस्था, ठीक है। राजस्व व्यवस्था, कर व्यवस्था क्या थी इसके समय में। इसने देखिए इसके समय में मंगोलों ने आक्रमण किया था, और संभवतः इसके समय में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मंगोल आक्रमणकारी आए थे, यानी 6 बार आक्रमण किया था मंगोलों ने इसके समय में, ठीक है। तो देखिए मंगोलों को मुकाबला करने के लिए उसे एवं राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, और जब पैसे की ज़रूरत थी तो उसने क्या किया कि बहुत सारा टैक्स लगा दिया, बहुत सारा टैक्स में वृद्धि कर दी, ठीक है। पहले टैक्स अन्य लोगों के प्रति लगता था 1/3 पुराने और जो शासक हुआ करते थे उनके समय में, लेकिन इनके समय में इसने क्या किया था, भूमि मानी क्या कर दिया 1/2 का टैक्स लगने लगा। तो पूछा जाता है इसके सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था इसने इसके बारे में। तो देखिए इसने 2 नए कर लगाए, 2 नए कर, एक तो चराई कर और एक गृह कर, ठीक है। 2 नए कर, यानी कि चराई कर जानते हो, जो दुधारू पशु हुआ करते थे वो क्या करते थे कि जहाँ पर चरते थे और उनसे टैक्स लिया जाता था, उसे चराई कर कहते हैं। गृह कर, घरों में जो मकानों में रहा करते थे उन व्यक्तियों से कर लिया जाता था। समझ में आया। अब देखिए सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि की माप कराकर लगा लिया था, यानी कि भूमि की माप किसने कराई सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वसूलने के लिए एक पद बनाया, उसका नाम था मुस्त खराज।
देखिए इसने टैक्स भी लागू किए थे, और टैक्स को वसूलने के लिए जैसे कि आज होता है राजस्व विभाग होता है, राजस्व विभाग के अधिकारी हमसे टैक्स वसूल के लाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसने बनाया था एक मुक्त खराज एक पद बनाया था, और इसका काम हुआ था, इस विभाग का जो नाम था दीवाने खराज, और इसका जो अधिकारी होता था मुक्त खराज, ठीक है। और इसने सैनिक सुधार भी किए थे, इसने सैनिक सुधार क्या किया था? देखिए इस शासक से पहले जो शासक हुए थे उन्होंने क्या किया था, कभी भी स्थायी सेना नहीं रखी। स्थायी सेना का मतलब ये था कि युद्ध के समय वो उनको बुलाते थे, और युद्ध के होने के बाद क्या करते थे, उनको भूमि देकर, उनको पैसे देकर उनको कह दिया था, अब उनके बाद उनको नहीं रखा जाता, मतलब परमानेंट स्थायी नहीं रखा जाता था। तो इसने क्या किया था, और इसने क्या किया, देखो वेतन के रूप में ज़मीन दे दी जाती थी, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था, इसने नगद वेतन देना शुरू किया। इसने नगद वेतन देना शुरू किया, और क्या कहते हैं, स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया। इसने हुलिया लिखवाना शुरू किया था, और हुलिया लिखवाना शुरू किया था। आज के समय जैसे फ़ोटो और फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उसी प्रकार से इसने हुलिया लिखवाना शुरू किया था, क्योंकि ताकि काउंटिंग हो सके कि कितने। और इसने सबसे बात घोड़े दागने की प्रथा किस शासक ने चलाई? दागने की प्रथा किस शासक ने चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, देखो सैनिक सुधार, दूसरा बाजार व्यवस्था, सबसे ज़्यादा बाजार व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बाजार व्यवस्था दृढ़ता से लागू किया था, और दूसरी बात मापतौल और बेईमानी को रोका। देखिएगा इसके समय में मैंने आपसे बताया था कि कोई भी वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ाता, और बड़ा मूल्य बढ़ाने था 20 वर्षों के दौरान। और इसमें बेईमानी को रोकने के लिए उसने क्या किया था कि अगर वस्तु के भार मतलब पैसे नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या करते थे लोग, उसमें कम तौल करके उनको पैसे कम तौल करके वस्तु देते तो पैसे उनको ज़्यादा बचते। तो इसने इससे बचने के लिए क्या किया था, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता था तो जितना कम देता था उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। तो देख लीजिए इतनी दृढ़ता से उसने लागू किया था, तो उनका क्या कहते हैं लागू किया गया, और उसको मानना भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, ठीक है। उसके बाद कालाबाजारी को उसने रोका, आयात निर्यात पर नियंत्रण, कालाबाजारी रोकी और आयात निर्यात पर नियंत्रण। इसने 4 प्रकार के बाजार बनाए थे। खाद्यान्न बाजार, जब खाने पीने की चीज़ें गेहूँ वगैरह बेचे जाते खाए जाते थे। निर्मित वस्तु, जैसे कोई व्यक्ति वस्तु को निर्मित कर रहा है उसको कहाँ बेचा जाएगा, ऐसे बाजार उसने स्थापित किए थे। दैनिक वस्तु बाजार, दैनिक की रोज की क्या कहते हैं वस्तुओं का लेन देन, खास करके ये सैनिकों के लिए लागू किया गया था, और खास करके दिल्ली के क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में इसको लागू नहीं कर पाया था। पशु बाजार, पशु और गुलाम आप जानते ही हो, किसी से खरीदा किसी को बेच दिया, और गुलाम इनके क्या कहते हैं राज्य में और युद्ध क्षेत्र में इनकी सबसे ज़्यादा मदद किया करते थे। अब इसका उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को द्वितीय सिकंदर, यानी अपने आप को द्वितीय सिकंदर की उपाधि, उसने क्या कहते हैं उपाधि दी थी, एक द्वितीय सिकंदर जिसको कहते हैं, और उसको दूसरे को कहते हैं सिकंदर शानी। पूरे क्षेत्र पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था, अपने आप को सिकंदर शाही, जिसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, वो विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसने क्या किया था कि इस्लाम के विरुद्ध, इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार शासन नहीं किया था, उसने उससे हट करके शासन किया था। उसने कहा था कि जो राज्य के लिए उचित होगा मैं वही करूँगा, और धर्म के लिए उचित होगा मैं उसको नहीं करूँगा, जो राज्य के लिए कल्याणकारी होगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। अब साम्राज्य विस्तार, उसने गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़, मालवा पर क्या किया था, अभियान चलाए और उनको जीता। जितने भी अभियान इसने चलाए थे लगभग सभी जीते थे, ठीक है, और अभियान चलाए और उसमें सफलता हासिल की। देखिए गुजरात विजय के दौरान इसे एक व्यक्ति मिलता है मलिक काफूर।
मिला, उसे 1000 दीनार में उसे ख़रीदा था, इसलिए उसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। 1000 दीनार में ख़रीदा था। और ये मलिक गाफूर एक हिजड़ा था, भाई हिजड़ा था, और इसको 1000 मतलब दीनार में ख़रीदा गया था। और इसने दक्षिण के अभियान में अलाउद्दीन की बहुत ज़्यादा मदद की थी, बहुत ज़्यादा मदद की थी। ठीक है, अब एक और पूछा जाता है कि सेनापति जफ़र खां, देखिए इसका एक दूसरा सेनापति था जिसका नाम जफ़र खां था और बहुत ज़्यादा विश्वसनीय था। और इसने क्या किया, ये मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था, तो वो बहुत ही वीर व्यक्ति था। अब आपने सुना होगा, देखो आपने पिक्चर के फिल्म के बारे में सुना था, रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी राजस्थान की। ठीक है, तो देखिएगा रानी पद्मावती को ये बताते हैं कि ये उसको जीतना चाहता था, लेकिन इतिहास में इसकी जानकारी इतनी नहीं है। लेकिन एक जो मूवी आई थी आपको बताते, एक वो है लेखक राइटर है मोहम्मद मलिक जायसी, उन्होंने 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखी थी, पद्मावत। तो उसी में उसकी जानकारी मिलती है कि क्या कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसको जीतना चाहते थे और रानी को जीतना चाहते थे राजा रतन सिंह के। ठीक है, दक्षिण भारत का अभियान मलिक गाफूर ने 1307 ईस्वी के लिए, मतलब क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक गाफूर को 1307 ईस्वी में भेजा था किसके, राजा चंद्रदेव के विरुद्ध। और क्या किया था, चंद्रदेव के विरुद्ध, और उसने उसको जीता और वहाँ से अपार धन संपत्ति प्राप्त की थी। इसके समय में देखिए मंगोल आक्रमण 6 बार हुए थे, जो सबसे ज़्यादा अधिक बार हुए थे। इसके बाद के शासक जो हुए, इसकी 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनते हैं इसके आने वाले शासक इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपने शासन सत्ता को आगे मजबूत स्थापित नहीं कर पाते हैं, उसका शासन लगभग समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। 1316 से 1320 ईस्वी थे मोहम्मद शाह। ठीक है, देखिए ये तो एक पागल था, बताते हैं, इसे मेंटली डिस्टर्ब रहता था और ये कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था और कभी कभी क्या करता था, नंगा आ जाता था दरबार में। ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद खुसरो, ठीक है, 1320 ईस्वी में यह अंतिम शासक था। ठीक है, ये अंतिम शासक था। इसके बाद अगला वंश आ जाता है तुगलक वंश। ठीक है, तो देखिएगा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम कि देखिए जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक था। जो वंश है जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक बहुत ही कम समय था, बहुत ही कम समय के लिए चला था ये शासन। लेकिन क्या हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जो उसमें हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ था। ठीक है, देखिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जो क्यूमर्स की हत्या करके शासक बनता है, उसने अपना राज्य से किलोखरी में करवाया था और ये उम्र के उस अंतिम पड़ाव पर था। तो उसने क्या किया था कि 70 वर्ष की उम्र में क्या कहते हैं शासक बनाता है और सबसे अधिक उम्र में बनने वाला शासक था। ठीक है, और इसने अपने इसका भतीजा था एक अलाउद्दीन खिलजी, जिसको देवगिरी के शासक पर मतलब देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा था। उस अभियान में उसकी जीत मिली और 1296 ईस्वी में लौटते वक्त इसने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और उसके बाद शासक बन गया। ठीक है, मैं बताऊं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था और उसने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और ख़ुद शासक बना था। देखिए कोहिनूर हीरे का वर्णन इसी के शासनकाल में मिलता है। ठीक है, राजस्व का सिद्धांत दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इस्लाम के अनुसार शासन नहीं किया था। ठीक है, और उसने किसी भी खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने निरंकुशता से शासन किया था और क्या कहते हैं, उसने जो राज्य के लिए उचित था वही किया और उसने धर्म के लिए मतलब धर्म के तरीके से राज्य को नहीं चलाया। उसके बाद अलाउद्दीन के समय में 4 विद्रोह हुए थे और उसने उसको दबा भी दिया था। ठीक है, इन विद्रोह को दोबारा विद्रोह ना हो उसके लिए उसने क्या किया था, 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहला था दान दी हुई ज़मीन को वापस ले लिया, उसे खालसा ज़मीन में बदल दिया, सरकारी भूमि में बदल दिया। अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। अच्छे गुप्तचर विभाग का मतलब है कि वो हर समय घूमते रहते थे कि अगर कोई योजना बना रहा है तो उस योजना में क्या किया था, उस योजना का पता राजा को पहले ही चल जाता था। इससे क्या कहते हैं कि विद्रोह होने के चांस कम हो जाते थे। शराब, जुआ, भांग आदि जैसी प्रथाओं पर रोक लगा दी गई। ठीक है, ताकि कोई भी उसके खिलाफ
क्या कहते हैं योजना न बना पाए। अमीरों एवं सरदारों में दावतों और विवाह संबंधों और एक साथ दावत खाने पर भी प्रतिबंध उसने लगा दिया। हिंदुओं पर भी कठोर नीति और तहत उसने ज़्यादा से ज़्यादा कर लाद दिए, जिससे कि वो पनप भी ना पाएँ और उसके खिलाफ विद्रोह न कर पाएँ। ठीक है। राजस्व और कर व्यवस्था, उसने मंगोलों से मुकाबला करने के लिए क्या कहते हैं 1/3 से क्या कहते हैं कर को बढ़ा करके 1/2 कर दिया था। 2 नए कर चलाए थे, चराई कर और गृह कर। चराई कर का मतलब था जो दुधारू पशु हुआ करते थे उनसे जो चराई होती थी उनकी उससे टैक्स लेता था। ठीक है। गृह कर, घरों में रहने वाले व्यक्तियों से कर। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की माप कराकर लगान लिया था। ठीक है। भूमि की माप उसने एक नए पद का मतलब राजस्व वसूलने के लिए एक नया पद बनाया था जिसे मुक्त खराज कहते हैं, और पृथक विभाग दीवाने खराज, इसी का अधिकारी जो होता था वो मुक्त खराज होता था। सैनिक सुधार में उसने नगद वेतन शुरू किया था। उसने स्थायी सेना रखना शुरू किया था क्योंकि उससे पहले के शासक थे वो ना तो सेना रखते थे, वो युद्ध के समय ही सेना को बुलाते थे और उनको क्या कहते हैं युद्ध के बाद धन संपत्ति दे करके हटा देते थे। ठीक है। होलिया लिखवाना शुरू किया था इसने, और होलिया लिखवाने का मतलब है सेना की काउंटिंग पूरी रखना और घोड़े दागना। अगर दागे हुए घोड़ों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उसने घोड़ों को दागना शुरू किया था। मूल्य नियंत्रण, बाजार व्यवस्था इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। मापतौल और बेईमानी को रोका इसने, कालाबाजारी को रोका और आयात और निर्यात पर नियंत्रण। खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार। ठीक है। खाद्यान्न देखिए, खाद्यान्न का बाजार थे जो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती थी जैसे गेहूँ वगैरह, और दूसरा निर्मित बाजार जहाँ वस्तु निर्मित होकर बेची जाती थी। दूसरा दैनिक वस्तु बाजार। ठीक है। रोज़ लेन देन की वस्तु। ठीक है। पशु और गुलामों के लिए अलग बाजार थे। उद्देश्य इसका क्या था? अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहता था, पूर्व विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने एक अपने आप को उपाधि दी थी सिकंदर शाही, जिसको कहा जाता है द्वितीय सिकंदर। ठीक है। आप क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाया था, वो नया धर्म चलाना चाहता था, मैंने बताया इसने इस्लाम के से हट के शासन किया था। ठीक है। अब साम्राज्य विस्तार उसने गुजरात, रणथंबोर, चित्तौर, मालवा पर क्या कहते हैं अभियान चलाए थे और उसमें सफलता भी प्राप्त की थी। गुजरात विजय के दौरान इसे एक मालिक गफूर जो एक हिजड़ा था वो मिला था इसको, उसने उसको 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दीनारी भी कहा जाता है। ठीक है। सेनापति, इसका एक दूसरा सेनापति था जबर खां जो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था। रानी पद्मावती की कहानी इसी से अलाउद्दीन से जोड़ी जाती है। ठीक है। क्योंकि इसके समय में इतिहास में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नहीं मिलता है इसका वर्णन, लेकिन मोहम्मद मलिक जायसी का 1540 ईस्वी में लिखा हुआ पद्मावत, उसमें से उसकी जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत का अभियान मलिक गफूर ने 1307 ईस्वी में के लिए अलाउद्दीन ने उसको भेजा था और उसने रामचंद्र देव को हराया और वहाँ से अपार धन संपत्ति लूटी थी। और सबसे अधिक आक्रमण, मैंने बताया था आक्रमण मंगोलों के इल्तुतमिश के समय में ही हो गए थे, शुरू हो गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे 6 बार, जो क्या कहते हैं अलाउद्दीन के समय में हुए थे। मोहम्मद शाह आने वाला अगला इसका क्या कहते हैं शासक था, जो कि एक मूर्ख कह सकते हैं उसको। कभी कभी वो स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था और कभी नंगा दरबार में दौड़ता था। नसरुद्दीन खुसरो इसका अंतिम शासक था। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अगला वंश आ जाता है तुगलक वंश। तो मैं समझता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा और मुझे भी मोटिवेट करिएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।